राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, मैं विपिन पांडे एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर JKP में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज हम लोग क्लास 11th का एज़ वेल एज़ क्लास 12th का एक टॉपिक है जो कि जिसका नाम है लिमिट यानी कि सीमा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। और इसको समझने से पहले कुछ बातें हम लोग आपस में करते हैं, जिसके तहत मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस जैसा कि डिटर्मिनेंट का वीडियो पढ़ गया है, मैट्रिसेस के सारे वीडियोस पढ़ गए हैं, तो और फिज़िक्स का भी एक चैप्टर का वीडियो पढ़ गया है। अभी हाई स्कूल का इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने डाला है कुछ दिन पहले। तो वो सारे वीडियोस अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है जिसके काम का है तो उसे ज़रूर कहें कि उसे ज़रूर देखें। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर के मत देखा करें। वीडियो को जब भी देखिए वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समय है तो मत देखिए, लेकिन जब भी देखिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप स्किप करते हैं तो अगर एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आगे आने वाली कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए आज जो चैप्टर हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का यूज़ अभी हम लिमिट पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी में देखेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी में देखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग अपने टॉपिक जो हमारा टॉपिक है आज का सीमा, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिमिट कहते हैं, लिमिट को समझते हैं। तो लिमिट, सबसे पहले लिमिट एक्चुअल में होती क्या है इसको जानेंगे। उससे भी पहले हमें इस लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है, एक फ़ंक्शन f(x) लिखा हुआ है जिसका मान हमने लिखा हुआ है 2x/x। अगर आप इसे देखें तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको यहाँ से x और x काट के भी आप लिख सकते थे। ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि इसको काट के हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं सिंपली, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई फ़ंक्शन आपको दिया गया है तो फ़ंक्शन को सिंपली फ़ंक्शन के फॉर्म में रखते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर सिंपली कुछ बच्चे मान निकाल रहे हैं जो ज़्यादा दिमागदार हैं वो अपना निकाल लेते हैं कि मान इसका 2 भी आ सकता है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे एक फ़ंक्शन माने जिसका मान 2x/x है और इस फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ रख कर, कुछ डोमेन रख कर अगर इसकी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं। डोमेन और रेंज एक्चुअली ये फंक्शन का टॉपिक है। अभी कुछ वीडियोज़ के बाद आपको फंक्शंस और रिलेशंस के भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं फलन का मान। अगर इस फंक्शन में x की जगह 1 रखें, 1 रखने का मतलब 2 × 1 x की जगह नीचे 1 रखें, इस फॉर्म में रखें तो 1 से 1 कट जाता है, फाइनली आंसर क्या आ जाता है 2। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पहले फंक्शन में जब हम लोग 1 रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है 2। इसी तरह से जब 2 रखते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, फिर से 2 आ जाता है। फिर -1 रखते हैं तो -1 से -1 कट जाता है, फिर से 2 आ जाता है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की कि जब हम इस फंक्शन में 0 रखते हैं, x की जगह क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो ये हमारा फंक्शन 0/0 एक इंटरमीडिएट स्टेट इसको बोला जाता है। इसको अभी आगे हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेट। इस इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब होता है एक अपरिभाषित अवस्था या एक अपरिभाषित फलन। ये फलन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो चलिए, अगर हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट मिल जाती है, इनडिटर्मिनेंट स्टेट मिल जाती है, इनडिटर्मिनेंट स्टेट यानी कि अपरिभाषित अवस्था या अपरिभाषित फलन हमको मिल जाता है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना होता है इस फंक्शन में, जहाँ हम लिखते हैं f(x) = 2x/x बराबर 2 होगा यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर इस फंक्शन का मान क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अच्छा, चलिए यहाँ अगर x = 0 पर हम इसको नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जैसे 0.1, 0.001 या 0.00001, यानी कि इससे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 0 से बहुत ही थोड़ा सा बड़े होंगे, लेकिन वो भी इस पॉइंट इस फंक्शन के लिए क्या होंगे डिफाइंड होंगे। एग्जैक्टली 0 को छोड़कर बाकी 0 से छोटा, 0 से थोड़ा सा
बड़ा या 0 से थोड़ा सा छोटा कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वहाँ पर हमारा ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में हमने देखिए एक्स एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बना रखा है। हॉलो सर्कल का मतलब होता है यहाँ पर खोखला गोला एक बना रखा है, जहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर इस फंक्शन का मान क्या है, 2 है। अब देखिए अगर 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं और लेफ़्ट हैंड साइड में जाएं तो देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो 0 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। जैसे 1 से अगर हम 0 की तरफ जाएं या -1 से 0 की तरफ जाएं, जैसे ये एरो के माध्यम से हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं 0 के आसपास जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और अगर इन सब वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइंड है तो इनको बोला जाता है वैल्यू ऑफ नेबरहुड, यानी कि पड़ोस की वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ऑफ नेबरहुड। और ऐसी बहुत सारी छोटी वैल्यूज़ होंगी जिनका मान बहुत ही छोटा होता है, वो यहाँ पर क्या करेंगी, इस फंक्शन में डिफाइंड होंगी। अगर इस फंक्शन में डिफाइंड होंगी इसका मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, कुछ वैल्यूज़ देगा और उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यूज़ बोलेंगे। जिन वैल्यूज़ पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यूज़ बोलते हैं। और अगर इस देखिए अगर यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए जैसे फंक्शन में अगर हम फंक्शन को थोड़ा सा और नज़दीक से जाएं तो यहाँ पर देखिए जैसे हम फंक्शन 0 से जैसे 0.1 की अगर बात करें तो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन का मान 2 हो जाएगा। 0.001 की बात करें तो यहाँ पर भी फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। एग्जैक्टली 0 पर ये हॉलो सर्कल मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसका यही मतलब है। अगर इस तरह से फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता है 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर, तो इस तरफ की सारी वैल्यूज़ को और इस तरफ की सारी वैल्यूज़ को हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज़ बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब अभी लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि लिमिट की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि जिन बिंदुओं पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उससे बहुत ही छोटी या उनसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारे फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लिमिट। और 0 से जो छोटी सी थोड़ी सी बड़ी या 0 से जो थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू करेंगे और इन्हीं वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए यहाँ पर हम बता दें, अगर इस 0 से लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसे बोलेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। तो चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक ग्राफ के माध्यम से हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लिमिट की परिभाषा और इसका निरूपण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर इस तरह से एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर एक आपको फंक्शन fx दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक फंक्शन fx का ग्राफ दिया गया है, इसी किसी वैल्यू a पर, यहाँ पर देख सकते हैं एक वैल्यू है a, इस a पर इसका मान कितना है, l। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्टली दिया हुआ है तो एग्जैक्टली इस वैल्यू पर यहाँ पर इसका मान कितना है, एग्जैक्टली यहाँ पर इसका मान क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट तो 0 है, 0 से ही आगे की तरफ जा रहा है और ये फंक्शन x में है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन में देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि x के a की ओर अग्रसर होते हुए, इधर की ओर, यदि x के a की ओर अग्रसर होते हुए a के अत्यधिक निकट पहुँचने पर फलन fx तथा l का संख्यात्मक अंतर किसी भी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या से कम किया जा सकता है तो L को fx की लिमिट कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें x माइनस a की और इसको मॉड के अंदर रखें, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा लिमिटिंग वैल्यू का मान होगा। और यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को लिखना चाहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, L की सीमा कहते हैं। इस तथ्य को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंड टू a। x टेंड टू a का मतलब होता है x a की ओर जा रहा है या उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, और fx हमारा फंक्शन है तो fx लिख लिया और इसका मान a पर जाने पर क्या है, एग्जैक्टली l के
बराबर है, इसलिए इसका मान हमने क्या लिख लिया, एल लिख लिया। तो चलिए ठीक है, इस फंक्शन को हमने समझा। थोड़ा सा नीचे और आते हैं और थोड़ा सा एक और डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही फंक्शन है, बस एक थोड़ी सी चीज़ है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू ए पर मिल रही थी यहाँ पर हॉलो सर्कल मिल रहा है, यानी कि ए पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ए से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़ा सा बाद, यानी कि दोनों स्थितियों में वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि ए से थोड़ा सा पहले जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़, और ए से थोड़ा सा आगे यानी कि इस हॉलो सर्कल के आगे की जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम लोग कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसको लिखा किस तरह से जाता है, अब देखिए अगर ये एग्जैक्टली ए पर है तो हम यहाँ पर अगर मान लें कि एच कोई वेरिएबल है, एच कोई क्या है, वेरिएबल है जो कि ज़ीरो की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो एच का मान हम लगभग मान के चल रहे हैं कि ज़ीरो है, लगभग, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग ज़ीरो मान चल रहे हैं, यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर ए मान लीजिए हमको दिया गया है, तो ए से जस्ट पहले की अगर बात करें तो इस एच से क्या होगा, ए निकलेगा, यानी कि इन दोनों का अंतर, यानी कि ए माइनस एच लिख सकते हैं। और अगर इसके आगे की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एच लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को, ये जो लिमिटिंग वैल्यूज़ ए माइनस एच और ए प्लस एच आई हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यूज़ और राइट हैंड लिमिट वैल्यूज़। तो इनको लिखा कैसे जाता है, इनका प्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसको लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और जो फंक्शन x था ये एग्जैक्टली क्या हो गया, a माइनस एच हो गया। और यहाँ पर इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव, ऊपर निगेटिव बना दिया, इसका ये एक केवल सिंबल है, इसको ज़्यादा इसमें अंदर तक नहीं जाएंगे कि ये क्या है, ये एक्चुअली एक सिंबल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट को भी दिखाया जाता है। यहाँ ए माइनस एच उसमें लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, अब यहाँ राइट हैंड लिमिट में ए प्लस एच लिखेंगे और यहाँ पर लिमिट में ए पॉजिटिव ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में दिखा लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि एफ एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, लिखा हुआ है यदि एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू 2, लिखा हुआ है एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू 2, और 5 प्लस एक्स कब है, एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिमिट क्या करनी है, इसकी काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हम 0 ले लें, तो 0 से छोटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर x है तो 0 से छोटा मतलब x इज़ लेस दैन 0, 0 से छोटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर दैन अगर 0 कह दे तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि x इज़ ग्रेटर का केस होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर पॉइंट 0 के बजाय क्या है 2, 2 से छोटा लेफ्ट हैंड में जाएगा और 2 से बड़ा क्या होगा, राइट हैंड में जाएगा। तो ये राइट हैंड में जाएगा, ये लेफ्ट हैंड में जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ ग्रेटर का केस है। तो एफ एक्स का मान तो सिंपली कितना आ जाएगा, 5 प्लस एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमको पता है कि हम लोग लिखते क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, जैसे वहाँ ए पॉजिटिव लिखते थे, यहाँ ए की जगह 2 है तो 2 पॉजिटिव। एफ एक्स मतलब एफ एक्स का मान रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आके एफ एक्स का मान रख देंगे। अब लिमिट निकालने के लिए हम लोग एच के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने लिखा लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दिया। अब यहाँ क्योंकि वहाँ हम लोग क्या करते थे, ए माइनस एच, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट काउंट कर रहे हैं तो 2 प्लस क्या कर लेंगे, एच कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस एच कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ 2 प्लस क्या कर लिए, एच। और इस फंक्शन में क्या करते हैं, ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया गया है, इसमें जितना भी एक्स है हर एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए यहाँ 5 तो था ही, 2 प्लस एच और हो गया, तो ये 5 और 2 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया। और एच का मान क्योंकि लिमिट में 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर अगर लिमिट का मान देखें तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। और इसको हमने समीकरण नंबर क्या बना लिया, 1। इस तरह से हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट काउंट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया कि एक्स की छोटी वैल्यूज़ ली जाती हैं 0 से, या जो वैल्यू हमको 2 या 1 जो भी दी गई है इससे छोटी वैल्यूज़ ली जाएंगी। इससे जब छोटी वैल्यूज़ ली जाती हैं तो चलिए ठीक है, इसको काउंट करते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले फंक्शन
फंक्शन देखिए, छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एच। तो एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है, तो लिमिट को इसी तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया था कि 2 निगेटिव एफ एक्स लिखा जाता है और बराबर एफ एक्स की जगह हमने ये वैल्यू क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगले उसमें हमने ये बताया था कि क्या करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं और एच टेंस टू क्या लिखा जाएगा 0, तो यहाँ क्या करेंगे सब्सटीट्यूट, ए माइनस एच को क्या करेंगे सब्सटीट्यूट। अब ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस क्या करेंगे एच सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 माइनस एच सब्सटीट्यूट किया तो एक्स की जगह 2 माइनस एच रख दिया। एच तो क्योंकि एच टेंस टू 0 है तो लिमिट 0 हो जाएगी, तो एच 0 हो गया और 1 और 2 मिलकर क्या हो जाता है 3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों काउंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट का अस्तित्व है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, किसी भी दिए गए फंक्शन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, और अगर इन दोनों लिमिट्स का मान बराबर होगा तभी हमारे फंक्शन का, तभी हमारे दिए गए फंक्शन का अस्तित्व होगा अथवा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके आगे कुछ फॉर्म्स होती हैं उनको समझते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, कुछ सीमाओं का, लिमिट्स का अलजेब्रा होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स। तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स की जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं टोटल 7 इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं। तो हमको इंटरमीडिएट नहीं, बार बार इंटरमीडिएट निकल जा रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, इनडिटर्मिनेट स्टेट होती है। तो ये इनकी नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 7। यानी कि अगर आप कभी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कहीं 0/0 हल करते वक्त दिख जाए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ऐसा कोई वैल्यू दिख जाए तो आप वहाँ पर तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सी स्टेट है, इनडिटर्मिनेंट स्टेट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कुछ ऐसी फॉर्म्स भी आपको मिलेंगी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं होती हैं, लेकिन आपको देखने में लगेगी कि शायद ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। देखिए जैसे आपको कहीं मिल जाए 0 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ऐसी फॉर्म्स मिल जाएँ तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं है। तो चलिए ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस में ये फॉर्म्स हमको मिलेंगी तो इनको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे, तो इसको ध्यान से वीडियो को एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट को स्किप किया तो विश्वास मानिए आपको कुछ भी इसमें समझ में आने वाला नहीं है। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिमिट्स की अलजेब्रा को हम लोग समझते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अगर मान लीजिए यहाँ पर f और g दो ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f(x) और लिमिट क्या हो x टेंस टू a g(x), दोनों का अस्तित्व है। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, इक्वल है, अस्तित्व में है, तब हम लोग देखिए इसकी बेसिक अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको मान लीजिए लिखा हुआ हो लिमिट x टेंस टू a और f(x) प्लस या माइनस g(x) लिखा हो, यानी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस, दोनों के लिए सेम रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती हैं, हमारी जो लिमिट्स होती हैं वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में अलग अलग लिमिट्स लग जाती हैं अगर फंक्शन इस तरह सम करके दिया गया। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये अलजेब्रा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मल्टीप्लाई दिया गया है तो लिमिट्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और इसी तरह डिवीज़न दिया गया है तो डिवीज़न में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। बस डिवीज़न में एक चीज़ ध्यान देना है कि जो नीचे वाला फंक्शन है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का जो एलिमेंट है वो फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर कोई भी चीज़ नीचे वाली 0 हो जाती है डिनोमिनेटर में तो फंक्शन का अस्तित्व तो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट वैल्यू का यानी कि k का मल्टीप्लाई किया गया है तो इस k को क्या करते हैं, सिंपली पहले बाहर कर लेते हैं, जैसे यहाँ बाहर करके दिखाया गया, और सेम फंक्शन को वैसे ही लिख लेते हैं जहाँ k क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं और उनका उपयोगी प्रसार भी है, इनको
भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे ये कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको क्या करना है, लिमिट को कैलकुलेट करने से पहले क्या होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। तो ये अगर आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो ये सारे फॉर्मूले एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिए, हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि एक वीडियो एक बार में कभी नहीं समझ में आ सकता। जब आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो पूरा का पूरा फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिमिट देखिए, एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a। अगर आपको दिया गया हो x की पावर n माइनस a की पावर n पूरे का बटा x माइनस a, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो आप डायरेक्टली अगर यूज़ करना चाहें तो लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहें, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, cos x लिखा हुआ है तो इसका मान 1 होता है। कहीं अगर इस तरह का आपको डायरेक्टली मिलेगा तो आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x है, तो इसका मान भी क्या होता है 1। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x बराबर इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखें लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका मान होता है log e बेस a। तो इस तरह से आप इस मान को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और मान है, देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस x पूरे का बटा पूरे की पावर 1 अपॉन x। अगर ऐसा दिया गया है तो इसका मान क्या होता है e के बराबर। ठीक इसी प्रकार से आपको एक लिमिट और दी गई है, अगर लिखा हो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x पूरे का पावर क्या दिया गया हो x, तो इसका मान भी क्या होता है e। तो इस तरह के फॉर्म्स हैं और कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के ये फार्मूले हैं, क्लास 11th में बहुत अच्छे से बताया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इनका एक्सपेंसन आपको आना चाहिए, फार्मूलों का विस्तार या प्रसार करना आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा लिमिट। जैसे आपको कहीं लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस nx और ये इस तरह से फॉर्म्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जितने भी फार्मूले आपको इसमें लिखे गए हैं, एक एक करके आप इसको क्या करें, पहले लर्न करें, अच्छे से समझें, एक एक फार्मूले को बढ़िया से कॉपी करें, बिल्कुल गलत बिल्कुल भी कॉपी ना करें। तो चलिए ठीक है, इन सब फार्मूलों के बाद की जो बात है उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सीमा ज्ञात करने कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसकी कुछ विधियाँ हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलर मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इन लिमिट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इन लिमिट्स को हम एग्जांपल के माध्यम से 3-4 टर्म में फाइंड करते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अगर आपको कहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर लिखा हो लिमिट x टेंस टू 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है x स्क्वायर 4x माइनस 7। अगर इस तरह का लीनियर अलजेब्रा आपको लीनियर बाइनोमियल बोल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अभी जब मैथमेटिक्स हमने अलजेब्रा का पढ़ा था कि यहाँ अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में होता है तो लिमिट्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो पहला एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया, प्लस का 4 का है तो 4 में कांस्टेंट 4 को आगे कर लिया गया है, माइनस का 7 है इसको अलग कर लिया गया है। उसके बाद एच को क्या किया गया है, एक्स को 2 रख दिया गया है तो 2 इंटू 2 रखेंगे तो 2 को स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 रखेंगे 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जब हम देखते हैं तो 12 माइनस 7 बराबर 5 आ जाता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 5। तो बेसिक पहली विधि यही है। इसी तरह के फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे पहली कंडीशन में, आप इसको सिंपली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम सारे फॉर्म्स को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म बताने पे कभी कभी चीज़ें स्किप कर जाती हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से फॉर्म्स को जनरेट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में हमने क्या किया था, ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू को डायरेक्ट रखा और सॉल्व कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गया था। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो देखिए ऊपर भी 0 हो जा रहा है और बटे में 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 0/0 यानी कि एक इनडिटर्मिनेंट स्टेट यहाँ पर आपको मिल जा रही, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था कि ये इनडिटर्मिनेंट स्टेट 0/0 कुछ इस फॉर्म में आती है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार फलन में x बराबर 2 रखना 0/0 रूप प्राप्त हो जाता है, अतः सर्वप्रथम इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हल करते हैं, यानी कि इसको हम पहले क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 2
और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, नीचे x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचा कितना x प्लस 2। अब क्या करते हैं, जब फंक्शन में हमारा x प्लस 2 बच गया तो x की जगह से 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सॉल्व करने पे 2 प्लस 2 यानी कि आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा मेथड भी यहाँ समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा अगर हम देखें, जैसे लिखा हुआ है यदि फलन में ऐसे पद उपस्थित हो जिनका प्रसार किया जा सकता है तो उनको प्रसार करके सरल करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ इसमें दिखाया था ना कि बहुत सारे प्रसार हैं, इस तरह के अगर नंबर्स आपको दिख जाएं या इस तरह की वैल्यूज़ आपको वहाँ दिख जाएं, इस तरह के पद आपको वहाँ दिख जाएं, तो उनको क्या करते हैं, पहले उनका प्रसार करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह में देखिए आप पहले अगर मान लीजिए इसका मान x का मान, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पर 0 रख दें इस फंक्शन में तो e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 और नीचे 0 रख देंगे तो 0, यानी कि 0/0 फिर से आपको इनडिटर्मिनेंट स्टेट मिल जाती है। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो चलिए आप प्रसार करके देखते हैं। सॉल्व किया हमने तो यहाँ पर प्रसार किया, तो इसका फॉर्मूला वहाँ से आप देख सकते हैं, पीछे दिया गया है। पीछे बैक करके वीडियो को हम दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहाँ e की पावर x का फॉर्मूला देख सकते हैं। इसी फॉर्मूले के हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सब्सटीट्यूट करने पर ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1 से 1 यहाँ कट जाता है। अब यहाँ पूरे में x कॉमन है तो x से x, अगर x को कॉमन कर लें तो x से x कट जाएगा और फाइनली फिर क्या बचता है, जब ये x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा और ये x स्क्वायर के बजाय यहाँ x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x क्यूब की जगह x स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। अब अगर x की लिमिट क्योंकि 0 है, x कहाँ टेंड कर रहा है, मूव कर रहा है 0 की तरफ, तो x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो 1 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। तो 1 का मान 1 आ जाता है, बाकी आंसर क्या आ जाता है आपका, कैलकुलेट होकर 1 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक फॉर्म और समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में जैसे लिखा हुआ है, यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f(x) ज्ञात करने के लिए तथा f(x) का एक बीजीय भिन्न के रूप में हो, तब अंश और हर में x की अधिकतम घात से भाग देकर 0 के स्थान पर इन्फिनिटी बना लेते हैं। अर्थात x को सब्सटीट्यूट करते हैं 1/y, तब y इज इक्वल टू 1/x हो जाता है। यानी कि अगर x की लिमिट इनफाइनाइट तो y की लिमिट क्या हो जाती है, 0। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आपको एक फ्रैक्शन आपको दिया गया हो, आंशिक भिन्न के रूप में दिया गया हो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे सबसे बड़ी घात यानी कि x स्क्वायर है, तो इससे क्या करते हैं, ऊपर और नीचे भाग दे दिया जाता है। ऊपर भाग देंगे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 आ जाता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x आ जाता है, 1/x स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से नीचे देते हैं तो ये आ जाती है वैल्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि 1/इनफाइनाइट जब भी हम करते हैं मान कितना आ जाता है, 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें x को अब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जितने भी 1/x वाले टर्म हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 0। तो यहाँ बच कितना जाता है, 1/3। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या जाता है, 1/3। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें जिनको हमको करना है, तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं और सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ करा रखे हैं, अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a, एक फार्मूला दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर और पूरे का बटा x माइनस a। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, डायरेक्ट x बराबर a रखते हैं तो यहाँ पर 0/0 की एक कंडीशन बन जाती है। तो 0/0 की जब कंडीशन बन जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर किया हमने, x माइनस a आ गया, x माइनस a से x माइनस a कट गया। अब क्योंकि हमने फैक्टर कर लिया, अब उसके बाद a को सब्सटीट्यूट किया तो a माइनस a करने पर अब भी अगर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं कि a फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, लिमिट का मान 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स पूरे का बटा x। अब यहाँ पर लिमिट आपको ज्ञात करनी है। अगर आप यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करें तो देखिए 1 माइनस 1 और नीचे 0 हो जाएगा तो 0/0 फिर से स्टेट मिल जाती है। तो अभी इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, पर में ही
करण। अब जो है ऊपर के पदों का परमेयीकरण करिए, चाहे नीचे के पदों का, लेकिन यहाँ नीचे छोटा सा टर्म है इसलिए नीचे नहीं, तो ऊपर के पद का क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, √1 + x प्लस √1 - x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले टर्म में आ जाता है, एक पद प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये आ जाता है 1 + x 1 - x बीच में माइनस। कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर 2x आ जाता है, नीचे x से नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और सॉल्व होकर के आ जाता है फाइनली। यहाँ देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x √1 + x 1 - x। यहाँ x से x क्या हो जाता है, कट जाता है, ऊपर 2 आ गया। 2 के बाद हम लोग अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो 2 अपॉन, अब क्योंकि x की वैल्यू कहाँ अग्रसर हो रही, 0 की तरफ, तो x का मान 0 रख देते हैं, तो 2 अपॉन 0 + 0 1 - 0 1 + 0 यानी 1 + 1 ये भी आ जाता है, यानी कि 2/2। फाइनली आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ पर दिया गया है 1 - sin क्यूब x अपॉन cos स्क्वायर x। इसकी हमको क्या करना है, लिमिट ज्ञात करनी है। तो अभी यहाँ दिया गया है तो इस वैल्यू को हमने लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, 1/1 - x³ यानी कि a³ - x³, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, उसी फार्मूले के बिहाफ पर हमने इसको तोड़ दिया है। तो 1 - sin x आ गया, 1 + sin स्क्वायर x + sin x आ गया, नीचे 1 - x 1 + x आ गया, 1 - x से 1 - x वाला टर्म कट गया। तो लिमिट x टेंस टू π/2 1 + sin स्क्वायर x और sin x 1 + sin x। अब यहाँ पर क्योंकि अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ x की वैल्यू क्या करते हैं, π/2 सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि sin π/2 का मान 1 होता है, sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करके यहाँ रखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ 1 + 1 + 1 और पूरे 1 + 1 यानी कि 3/2 कैलकुलेट होकर आंसर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी 1 + x अपॉन ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा था, 1 + x की पावर n का, 1 + x की पावर n का एक फार्मूला बाइनोमियल, जहाँ हमने विस्तार किया, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। उस फार्मूले के आधार पर इस 1 + x की पावर 1/3 का हमने क्या किया, फॉर्म को तोड़ा है। यहाँ पर फॉर्म को क्या किया, तोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ 1 से 1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 1/3 वैल्यू है, 1/3 को क्या करते हैं, कॉमन, और x भी है तो x से x क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ 1/3 कॉमन नहीं है, यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ 1 से 1 कटने के बाद यहाँ सब में x कॉमन है, तो x/x क्योंकि नीचे भी है ऊपर भी है, कट जाता है, तो बचता है क्या है, यहाँ 1/3, और बाकी सभी टर्म में क्या है, x है, इसलिए जब भी लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाते हैं, हमारे 0, तो ये सारे टर्म 0 हो जाते हैं। फाइनली बचता कितना है, 1/3। तो इस तरह से इसको पॉज करके वीडियो को ध्यान से करिएगा, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, उसके बाद एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि लिमिट x टेंस टू 2 और आपको एक फॉर्म दिया गया है x की पावर n - 2 की पावर n और नीचे x - 2। तो हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, x की पावर n a की पावर n अपॉन x - a अगर आपको दिया गया है तो हम लोग लिख लेते हैं a इंटू, ये देखिए हम आपको फार्मूला दिखा दे रहे हैं किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला दिया गया है, x की पावर n a की पावर n x - a अगर दिया है तो n इंटू a की पावर n - 1, इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्म को रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 2 है तो यहाँ n की वैल्यू देख लेते हैं, a की वैल्यू 2 है तो 2 के हिसाब से रख लेते हैं, और इसका मान क्योंकि यहाँ दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ 80 इसका मान दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे फॉर्म को n इंटू 2 की पावर n - 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इस 80 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 16 पंचे 80 होता है, और 16 पंचे 80 को अगर हम इस फॉर्म में क्रिएट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5 - 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n की जगह क्या हमने सब्सटीट्यूट किया है, 5। तो यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना करके हम n का मान निकाल लेते हैं, जिसका मान क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लिमिट में पूछा जाता है क्लास 11-12 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा होगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 और साइन का 4x अपॉन साइन का 2x। इसका हमको क्या करना है, लिमिट का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया गया होगा
होगा हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन का 4x अपॉन साइन का 2x। तो यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में एक फार्मूला पढ़ा था, हम आपको दिखा देते हैं फिर से बैक करके। यहाँ हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x अपॉन x है, तो इसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ हम एक चीज़ और बता दें, अगर साइन 2x अपॉन अगर 2x है तो इसका भी मान लिमिट में 1 ही होता है। अगर 4x अपॉन 4x है तब भी 0 होता है, तो इस 1 होता है। तो इस तरह से इस मान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4x अपॉन साइन 2x है, अब इसको बनाते हैं। अब क्योंकि देखिए हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, अभी इसको समझिएगा, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 किया हमने, साइन का ऊपर 4x दिया था हमने, बटे में 4x किया, तो ऊपर ये देखिए यहाँ 4x से मल्टीप्लाई कर लिया है। और उसके बाद यहाँ साइन का 2x नीचे था तो ऊपर 2x और 2x का मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएं तो हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया, क्योंकि 4/2 यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 को हमने बाहर कर लिया। अब ये साइन 4x अपॉन 4x हो गया और लिमिट में 2x अपॉन साइन का 2x हो गया। इस 2x को नीचे ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो जब बटे में आ जाता है तो 2 तो ऊपर है, तो लिमिट 4x अपॉन 4x और नीचे बटे में साइन का 2x अपॉन 2x हो जाता है। अब क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन अगर 4x अपॉन 4x है तो इसका मान हमने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू ऊपर हो गया 1, नीचे भी हो गया 1, कैलकुलेट करने पर मान आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देख चुके हैं। और ये वीडियो हम आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो बार बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार, पहली बात तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इनकेस आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार 2 बार पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको हम बता दें कि अगला जो टॉपिक है क्लास 12th का 11th में, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही है, 11th में पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ 12th का जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। यदि अगर आपको ये पूरा नहीं समझ में आता है तो आप ना तो कंटिन्यूटी समझ सकते हैं और ना ही डिफरेंशियबिलिटी समझ सकते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। क्योंकि जब आप बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करते हैं तो हम और अच्छी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। इनकेस आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो उसको भी ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।